नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द ओपन। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द ओपन। ओपन का अपोजिट वर्ड क्या होगा? नियर, क्लोज, फार या नन ऑफ दिस, ठीक है। जैसे ओपन है, ओपन का मतलब क्या होता है? खुला। ओपन का मतलब हिंदी में खुला होता है। तो उसका विपरीतार्थक अपोजिट माने उल्टा क्या होगा? तो खुला का जानते हैं बंद होता है, खुला का बंद। और बंद का अंग्रेजी यहाँ पर जो दिया गया है उसके अनुसार क्या है? क्लोज है। क्या है? क्लोज है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? अब यह राइट द अपोजिट वर्ड द ओपन। तो ओपन का अपोजिट क्या हो गया? क्लोज हो गया। ओपन का अपोजिट क्लोज हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ मैनी। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ मैनी। मैनी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? मैनी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? क्लोज, एट लीस्ट, फ्यू, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मैनी मने होता है अनेक। मैनी मने अनेक, मैनी मने बहुत, ठीक है। ये होता है हिंदी। और यहाँ पर उसी के समान एक अपोजिट वर्ड है फ्यू। फ्यू मतलब होता है कुछ। तो बहुत का कुछ होगा, यानी मैनी का अपोजिट क्या होगा? फ्यू होगा। मैनी का अपोजिट फ्यू होगा। क्लियर हो गया? करेक्ट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। चूज, चूज देखिए लिखा हुआ है क्या चीज? चूज ना, चूज करेक्ट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है उसमें सही वर्ब का प्रयोग करना है आपको। ही डॉट 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 टू द मार्केट। कौन सा वर्ब भराएगा बताइएगा? चूज करेक्ट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में सही क्रिया का चुनाव करें। गो भराएगा, गोएज भराएगा, गोइंग भराएगा या नन, कोई नहीं भराएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही है, ही के अनुसार गो भराएगा, गोज भराएगा, गोइंग भराएगा, ठीक है।
गोइंग तो नहीं भराएगा, क्योंकि गोइंग के पहले क्या लगता है, इज एम आर लगता है, ये नहीं भराएगा। ये क्लियर हो गया। अब दो को बचा ऑप्शन, गो लगेगा कि गोज लगेगा। तो अब आपको देखिएगा, आपको अभी बताए थे, क्या बताए हुए थे कि यहाँ पर ही के साथ अगर सब्जेक्ट V1 भी लगता है V5 तो क्या लगेगा, तो लगता है इसमें देखिए अभी बताया गया था कि आई वी यू दे के साथ V1 लगता है और बाकी शेष के साथ V5, यानी ही सी इट नेम के साथ V5 लगता है। क्लियर हो गया ना। तो देखिए यहाँ पर ही और गो पहला रूप है, वर्ब का पहला रूप है, और गोज पांचवा रूप है। तो ही के साथ क्या लगेगा, पांचवा रूप लगेगा, यानी यहाँ पर गोज सही आंसर होगा। ठीक है, गोज सही आंसर होगा, यानी राइट आंसर इसका बी होगा। अगला देखिएगा, दे क्या लिखा हुआ है, दे डॉट 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 टू द मार्केट, दे टू टू डॉट 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 टू द मार्केट, क्या लगेगा, गो लगेगा, गोज लगेगा, गोइंग लगेगा, या नन ऑफ दीज लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दे, और यहाँ पर फिर देखिए अगर गोइंग लगाना होता तो ईजेम आर लगता, गोइंग लगाना होता तो ईजेम आर लगता है। क्लियर हो गया आप लोग को, लेकिन गोइंग लगेगा नहीं। और गोज में क्या होता है, तो अभी स्ट्रक्चर हमने आप लोग को दे दिया है, स्ट्रक्चर के नहीं दिया है, सभी को स्ट्रक्चर हमने दे दिया है। क्या उसमें लिखा है, तो लिखे हुए हैं आई वी यू दे के साथ V1 लगाना है, क्या लगाना है, V1 लगाना है। तो दे के साथ V1 कौन सा रूप होगा, गो V1 रूप है, इसलिए यहाँ पर गो लगेगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। सीता डज नॉट इन द ग्राउंड, राइट करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, सीता डज नॉट इन द ग्राउंड, ठीक है, करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्ले होगा, प्लेड होगा, प्लेइंग होगा, या प्ले होगा, क्या होगा, तो आपको बताना है। तो देखिए आपको बताए हैं, हम क्या बताए हैं सो सुन लीजिएगा। आपको हमने बताया कि डू नॉट कहीं भी मिले, डज नॉट मिले, तो उसके साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप लगाना। दिमाग में ये नहीं चलाना है आपको कि डू नॉट है, डज नॉट है, तो इसका तीसरा चौथा पांचवा होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, डू नॉट या डज नॉट है तो हमेशा वर्ब का जो पहला रूप आता है उसको लिख दीजिए, आपका 1 नंबर सही होगा। यहाँ से प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, चलिए देखिएगा, सीता डज नॉट इन द ग्राउंड, राइट करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। ठीक है, क्या इसका करेक्ट वर्ब फॉर्म्स होगा, प्ले, प्लेइंग, प्लेड, या कोनी। ठीक है, तो सीता डज नॉट के साथ क्या लगता है, पहला रूप, क्या लगता है, पहला रूप। तो पहला रूप लगाइए, सीता डज नॉट, और यहाँ पर प्ले इन द ग्राउंड, क्या होगा, प्ले इन द ग्राउंड, राइट आंसर हो गया ए, राइट आंसर हो गया ए, प्ले इन द ग्राउंड। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, यू नोट लाफ, यू नोट लाफ, क्या भराएगा इसमें, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ड्स। ठीक है, तो यू नोट लाफिंग, ये कैसे होगा, तो यू के साथ क्या लगता है बताइए, यू के साथ अभी हमने आपको बताया ना, यू के साथ डू लगता है, आई के साथ डू लगता है, ठीक है, दे के साथ डू लगता है, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू। क्लियर हो गया, यू के साथ क्या लगेगा, डू, यही आंसर हो गया। तो राइट आंसर इसका डू हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, चूज करेक्ट सेंटेंस इन द फ्लोइंग सेंटेंस, फ्लोइंग दिए गए नीचे सेंटेंसों में से कोई ना कोई एक सेंटेंस गलत है, आप उसकी जांच कर लीजिए, कैसे कीजिएगा, चुन लीजिए कौन है गलत, ठीक है, और बता देना है। चलिए देखते पढ़ते हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ, यू रीड द रामायण, यू रीड द रामायण, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, V1 हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सही है। चलिए अगला देखिएगा, सी कम्स फ्रॉम पटना, सी कम्स फ्रॉम पटना, सी के साथ क्या लगता है, वर्ब का पांचवा रूप, तो वर्ब का पांचवा रूप लगा हुआ है और बाकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी सही है, कौन सही नहीं सो ढूंढना है। दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले इन द ग्राउंड, दे डू नॉट प्ले, दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, और डू नॉट डज नॉट पर क्या लगेगा, वर्ब का पहला रूप लगेगा, प्ले भी सही है, इन द ग्राउंड ये सही है, यानी डी नंबर, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, सभी सही है। ऑल ऑफ यू टू गो डॉट 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 टू द मार्केट, क्या भराएगा, बोलिए, यू गो, गोएज, गोइंग, या नन। गोइंग तो नहीं भराएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपको गोइंग के लिए आपको यहाँ पर दूसरा टेंस में रहना होगा, और उसमें V4 रहेगा। ठीक है, तो डू यू क्या है, डू यू क्या है, डू यू क्या भरेगा, गोज, गोइंग, तो डू के साथ क्या लगता है, डू या डच के बाद वर्ब का पहला रूप लगता है ना, तो डू गोएज। ठीक है, डू यहाँ पर वर्ब का पहला रूप लगेगा, डू यू, तो गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गो, डू यू गो टू द मार्केट। ठीक है,
तो ये गो लगेगा। क्लियर हो गया ना। डू डज के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लगाइएगा, गो हो जाएगा। अगला राइट डज, वेयर डज क्या है, वेयर डज सीता एट नाइट, स्लीप, स्लेप्ट है, स्लीप है, स्लीपिंग है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो वेयर डज सीता क्या लगेगा बताइए, डज लगा है, वर्ब का पहला रूप लगेगा, तो स्लेप्ट दूसरा रूप है, स्लीप पहला रूप है, तो ये स्लीप लग गया। वेयर डज सीता स्लीप एट नाइट। ठीक है, अभी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन अबस्ट्रैक्ट नाउन, इसमें से कौन सा वर्ड्स ऐसा है जो अबस्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अबस्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आयरन, ऑप्शन है आयरन। आयरन बताइए किसका है, आयरन, आयरन यहाँ पर इलेक्ट्रिक का है, अगर लोहा का है तो ये तो मटेरियल में चला जाएगा। ग्रुप, ग्रुप समूह है, तो एक ग्रुप समूह है तो एक किस में चला जाएगा आपको, तो ये आपको चला जाएगा कलेक्टिव में, समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। यंग, यंग देखिए अवस्था, ये क्या है अवस्था, तो अवस्था गुण दोष स्वभाव वाली चीज़ें किस में चली जाती है, भाववाचक में, अबस्ट्रैक्ट में चला जाता है, तो यही अबस्ट्रैक्ट है। और राम किस में चला जाएगा, तो राम आपका यहाँ पर क्या नाम है, ये प्रॉपर में चला जाएगा। ठीक है, प्रॉपर में। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज ए मटेरियल नाउन, इसमें कौन सा वर्ड्स ऐसा है जो मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, एयर, काउ, गोल्ड, क्लास, क्लास तो मटेरियल, क्लास कलेक्टिव हो जाएगा, काउ जो है यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा, और एयर तो दूसरा में चला जाएगा। गोल्ड क्या है आपका, गोल्ड देखिए गोल्ड किस में चला जाएगा, तो ये मटेरियल वाले, मेटल वाली चीज़ें किस में जाती है, मटेरियल में चली जाती है। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज निगेटिव, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज निगेटिव, इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है निगेटिव सेंटेंस है। राम ईट्स अ मैंगो, डज राम ईट अ मैंगो, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, या राम ईट्स, क्या होगा, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज निगेटिव, इसमें कौन निगेटिव सेंटेंस है। तो आपको पता है ना निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव के लिए क्या लगता है, नोट लगता है, निगेटिव के लिए क्या लगता है, नोट लगता है, जहाँ निगेटिव रहता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर नोट लगता है, तो देखिए इसमें नोट लगा हुआ है, नहीं है, इसलिए निगेटिव नहीं है। इसमें नोट लगा हुआ है, नहीं है, निगेटिव नहीं है। इसमें क्वेश्चन वर्ड्स लगा है, इसलिए इंट्रोगेटिव है। इसमें देखिए नोट लगा हुआ है, तो नोट लगा हुआ है, तो यही आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यही आपका निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, निगेटिव यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। भात में कौन सा समास आपको बताना है, दाल भात में कौन सा समास है, क्लियर कीजिएगा। अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या कोई नहीं। देखिए दोनों में क्या है, अपोजिट वर्ड है, बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह है, इसलिए ये किस में चला जाएगा आपका, द्वंद्व में। अपोजिट में लड़ाई होता है, द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, चलिएगा देखिए। राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, इसमें क्रिया किस प्रकार है, सकर्मक, अकर्मक, निष्कर्मक या कोई नहीं। ठीक है, राम आम खा रहा है। अब देखिएगा, राम सब्जेक्ट हो गया, खाना क्रिया हो गया, और आम क्या हो गया बताइए, आम ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें कर्म साथ में है, इस वाक्य में कर्म साथ में है ना, तो जिसमें कर्म साथ में उसको सकर्मक में डालिएगा, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। क्लियर, ये सकर्मक क्रिया हो गया। चलिए अगला देखिएगा। विकास प्रारंभ होता है, विकास कब प्रारंभ होता है आपको बताना है। विकास गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से। ठीक है, तो विकास जो है गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है बच्चों में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आगे देखेंगे आप। एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है, एक बच्चा 2 + 2 = 5 कह रहा है, और 2 × 8 = 10 कह रहा है। यह किस विकार से संबंधित है, एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या अफेजिया। देखिए ये एक आपको बताती है पठन विकार है, इस पाठ का नाम पठन विकार है। यहाँ से एक प्रश्न आपका खुल करके आता है, एक नहीं कभी कभी बढ़ करके 2 भी इसका हो जाता है, तो ज़रूर आता है। तो अगर पठन विकार का पूरा एकदम वीडियो देखना है, पूरा उसका PDF सिलेबस सब देखना है आपको, बना हुआ नोट्स और वीडियो, तो आप देखिए क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ जो CDP का आपको बहुत ऑथेंटिक क्लास दिया गया है, बहुत कम क्लास में आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से भिड़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप अभी के अभी जरूर जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ और यहाँ से तैयारी कीजिए। यहाँ से तैयारी देखिए आपको बहुत ही सस्ते दामों पर होता है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके हम सभी का अभी तैयारी करवा रहे हैं। अगर समय रहेगी तो आपकी क्षेत्रीय भाषा बाद में करवा जाएगी, लेकिन अभी जो हम फी लेते हैं वो क्षेत्रीय भाषा को छोड़ करके लेते हैं। तो आपको देखिए 500 रुपये में किसी भी 1 से 5 के लिए 500
500, 6 से 8 के लिए भी 500, और दोनों लेते हैं तो सिर्फ 700 रुपये में हम आपको दे रहे हैं। दोनों के लिए सिर्फ 700 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो आप अभी कभी जुड़ जाइएगा ना, और टेस्ट सीरीज भी मार लीजिएगा, जिससे आपको परीक्षा में आने में सुविधा हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा बताइए। ये बच्चा जो है 2 + 2 बराबर क्या कर रहा है, 5 कर रहा है, और 2 × 8 बराबर क्या कर रहा है, 10 कर रहा है। तो ये बच्चा गणित की काम को नहीं कर रहा है, यानी कैलकुलेशन सही से नहीं कर पा रहा है। कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, यही हो रहा है ना। तो कैलकुलेशन वाला बीमारी को क्या कहते हैं पता है ना, कैलकुलस तो कैलकुलिया कहते हैं उसको। कैलकुलेशन को कैलकुलिया याद रखिएगा। तो कैलकुलेशन वाला जितना चीज़ आ जाएगा वो कैलकुलिया में जानिएगा, और विकार है इसके लिए इसके पहले डिस लगेगा, तो डिसकैलकुलिया होगा। वो क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया हो जाएगा। क्लियर? डिसकैलकुलिया हो जाएगा। अगला देखिएगा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया आपको बताना है। समूह का सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया। बहुकारक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिए थे, बहुकारक सिद्धांत ना। चलिए अगला देखिएगा, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक का चैप्टर भी PDF वीडियो नोट्स सारा कुछ आपको दे दिया है थॉर्नडाइक, और यहाँ से एक प्रश्न आता भी है, आप देखते हैं। तो किस जानवर पर प्रयोग किया था। तो देखिए यहाँ पर जो थॉर्नडाइक साहब जो थे, ठीक है, वो एक पिंजरा था। क्या था, एक पिंजरा था ना, याद आ रहा है आपको, पिंजरा था। और इसमें क्या था, इधर एक मांस का टुकड़ा लटकाया गया था, ठीक है, मांस का टुकड़ा लटका दिया गया था। और यहाँ पर क्या लगा हुआ था, यहाँ पर एक पिन लगा हुआ था, जिसके जरिए ये जो यहाँ पर बंद किया हुआ गेट है वो खुलता था जब ये लीवर होता था। और इसके अंदर जो थी एक बिल्ली थी, ठीक है, कौन थी, बिल्ली थी, और उसको बना दिया था। अब इसके लिए क्या था, तो ये उद्दीपक अनुक्रिया, ये यहाँ पर इसको खाना चाहते थे, लेकिन वो क्या करते थे, तो ये इसको पता नहीं था कि ये गेट खुलेगा कैसे। बिल्ली बहुत प्रयास की, लेकिन एक बार देखिए जब लोग प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको सफलता मिलता है। तो उसका पैर जो है इस लीवर पर गया, इधर उधर हाथ पाँव मारते मारते जब ऊपर चढ़ रही थी तो एक बार पैर इसका लीवर पर गया, और लीवर पर गया तो गेट खुल गया, और बिल्ली बाहर निकल के मांस को खा ली। तो यही कहते हैं हम लोग सीखने का सिद्धांत। इसी तरह से बच्चे सीखते हैं, जब किसी के अंदर ललक हो, लालच हो, पूरी जो है उसमें ताकत लगा देता है, और वह किसी न किसी प्रकार सीख जाता है। तो बच्चे भी इसी प्रकार से सीखते हैं, बार बार प्रयास करने के बाद कोई भी चीज़ सीखा जा सकता है। ये सीखने का सिद्धांत पर है। तो इसमें कौन थे, तो देखिए कैसे याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का है। तो थॉर्नडाइक क आता है ना, और क से याद रखिएगा कैट, और कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली, यानी थॉर्नडाइक। याद रखिए थॉर्नडाइक, लास्ट वाला क से कैट से बिल्ली, यानी बिल्ली पर प्रयोग किया। क्लियर? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपको कौन कौन, पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं आदि, या कोई नहीं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा है जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अच्छा बुरा, गुण दोष यहाँ पर हो गया, तो ये आपको जो है यहाँ पर भाववाचक में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वहाँ मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त होगा। वहाँ मोहन के क्या भराएगा, या, और, अलावा, या अथवा। तो वहाँ मोहन के अलावा कोई और नहीं था, वहाँ मोहन के अलावा कोई और नहीं था, ये भराएगा, ठीक है। तो राइट आंसर अलावा हो जाएगा। अगला देखिएगा, बाधा डालना मुहावरा का अर्थ है। देखिए सब प्रश्न जो है ना, किसी न किसी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, वहीं से आपको टेस्ट सीरीज बनाया गया है, और सभी प्रश्न आए हुए हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि नहीं आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सभी कोई टेस्ट सीरीज जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, जरूर एडमिशन करा लीजिए टेस्ट सीरीज में। बाधा डालना मुहावरा का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकना, बरस पड़ना, दांत पीसना, ठीक है। तो बाधा डालना का मतलब होता है रोड़ा अटकाना, क्या करना, किसी भी काम में रोड़ा अटकाना, बाधा डालना मुहावरा का अर्थ होता है, ठीक है। अगला है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से सही स्पेलिंग को चुनना है। ब्यूटीफुल, क्लोज, एक्टिव, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ब्यूटीफुल का भी स्पेलिंग सही है, क्लोज का भी स्पेलिंग सही है,
एक्टिव का भी स्पेलिंग सही है ऑल ऑफ दीज, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड क्लोज। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड क्लोज। क्लोज का उल्टा क्या होगा, क्लोज का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, क्लोज यानी बंद हो गया, तो बंद का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा, ये हिंदी में आपको समझना है। कोल्ड होगा, हॉट होगा, ओपन होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तो बंद का क्या होता है बताइए। ओपन का मतलब होता है खुला, तो बंद का विलोम क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुला। ठीक है, तो सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड क्लोज। क्लोज का अपोजिट हो जाएगा ओपन। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड का अपोजिट क्या होगा, दोस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, दोस्त, एनिमी, सेल्फ या इम्पटी। ठीक है, तो दोस्त का, मित्र का क्या होता है, एनिमी यानी शत्रु। मित्र का क्या होता है, शत्रु होता है। ठीक है, मित्र का शत्रु होता है। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड ऑफ इवेन। सेलेक्ट द अपोजिट वर्ड ऑफ इवेन। इवेन का अपोजिट वर्ड क्या होगा। इवेन मतलब यहाँ पर देखिए सम हो गया, सम संख्या। इवेन मतलब सम संख्या हो गया, सम हो गया, तो सम का अपोजिट क्या होगा, सम का विलोम क्या होगा, एवरी, ऑड, एम्प्टी या नेवर। ठीक है, तो इवेन मतलब सम होता है, ऑड मने विषम होता है, ऑड मने विषम होता है, तो सम का अपोजिट विषम होगा, यानी इवेन का ऑड होगा। यही क्लियर है। आप क्या करेंगे बताइए। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उससे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, ये तो बाद में चलेगा। उससे दंड देंगे, ये भी बाद में चलेगा। और यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो आएगा वो कारण जानने की चेष्टा कीजिए। अगर कोई बच्चा देर से आ रहा है तो उसके घर में क्या दुख तकलीफ बाधाएं हैं, उसको जानने का कोशिश कीजिए। अगर वो सही सही जवाब देता है तो उसका फेस वैल्यू से ही आपको पता चल जाएगा कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि किस कारण से वह विलम्ब हो रहा है। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का मुख्य कारण क्या है। विद्यालय से विद्यार्थी लोग भाग जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिव्यक्ति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों को भाग जाने का मुख्य कारण होगा कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। देखिए एक दिन, 2 दिन, 4 दिन जाएगा, अगर वहाँ कक्षा जो सेशन चल रहा है उसमें उसको मन नहीं लगेगा तो वो रुचि का अभाव होने के कारण भाग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किशोरावस्था के विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था के विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो आप जानते हैं किशोरावस्था क्या है, एक परिवर्तन की अवस्था है। इसमें बच्चे में विभिन्न तरह के परिवर्तन देखने को, परिपक्वता देखने को मिलता है। इसमें जो बच्चा जिसको और मूव कर गया उसका दिमाग, वो वही चीज़ बनता है। ठीक है, तो किशोरावस्था के विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन है, तो वो है आपका परिवर्तन। क्या है, परिवर्तन। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। जो बच्चे बाल्यावस्था में आते हैं शैशवावस्था के बाद, उनके शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। खेलकूद में छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। सामूहिक खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। स्वयं न पढ़ने पर दंडित किया जाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें तो सबसे मुख्य चीज़ है स्वयं पढ़ने पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए, ये तो सही बात है। सामूहिक खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जाना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। बाल्यावस्था में शिक्षण का स्वरूप यही होना चाहिए कि सामूहिक खेल और रचनात्मक कार्य के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पर्यावरण का निर्माण हुआ है। पर्यावरण का निर्माण कैसे हुआ है बताना है। पर्यावरण का परिजोड़ावरण, पर्याय जोड़ावरण, परिवेश जोड़ावरण या परिजोड़ अनावरण, क्या होगा इसका पहला। ठीक है, तो पर्यावरण का निर्माण जो हुआ है वो होता है परिजोड़ आवरण। परिजोड़ आवरण पर्यावरण होता है। ठीक है, परिजोड़ आवरण पर्यावरण होता है, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आ गया। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह एक मानसिक विकास है, यह एक शारीरिक विकास है, यह एक ध्यान का विकास है, या भाषा का विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह जो है आपका मानसिक विकास है, क्योंकि मानसिक में जब तक उपज नहीं होगा तब तक संवेदना आएगा ही नहीं।